गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे कॉम्बिनेशंस। 11th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर हो रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम परम्यूटेशन की एक्सरसाइज कर चुके हैं एंड कंसेप्ट भी। तो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट देख लेते हैं पहले। तो कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज, बस आपको एक थ्योरम ध्यान रखनी है, यही थ्योरम अप्लाई होगी कॉम्बिनेशन में। एंड द थ्योरम इज, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, चूज करना। total number of combinations of R objects out of total n distinct objects. Total number of combinations of R objects out of n total distinct objects, where repetition of objects is not allowed, is given by the formula NCR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial multiplied by r factorial, where r is less than equal to n, greater than equal to 0. That is the concept. अगर n टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और हमें r ऑब्जेक्ट को क्या करना हो, कॉम्बिनेशंस बनाने हो, आर ऑब्जेक्ट के, आर ऑब्जेक्ट को चूज करना हो, आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो। सिलेक्ट करना, चूज करना मतलब कंबाइन करना, कॉम्बिनेशंस, ये सब का मीनिंग एक जैसा ही है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस और चूजिंग, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस और द कॉम्बिनेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ टोटल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वेयर द रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड इज गिवन बाय NCR. It is equal to n factorial over n minus r factorial into r factorial. First of all, मैं आपको एक बात अपने एक्सपीरियंस के बेस पर समझाना चाहता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका मतलब आप ऐसे समझे, इट इज़ लाइक अ सबसेट। कॉम्बिनेशन कैसा है, एक सबसेट की तरह है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 या 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4। अगर मैं कहूँ आपको इसके सबसेट बनाओ, तो आप कितने सबसेट बनाओगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट बनाओगे। उनमें से एक सबसेट ये भी होगा 1 2, ये भी होगा 2 3 3 4 1 2 3। अच्छा, क्या ऐसा होगा कि 2 1 होगा? अगर 1 2 आ गया तो 2 1 और 1 2 तो सेम ही है, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता आगे पीछे लिखे एलिमेंट्स को। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। यही फर्क है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन की तो ये दोनों डिफरेंट हैं, और बात करूं कॉम्बिनेशन की, दोनों सेम है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, सबसेट। बेसिकली सेट जिसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, वही कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दिखाता है। ठीक है, चलो अब फॉर्मली हम इसको और डिफाइन कर लेते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है उसका मतलब क्या हुआ कि तरीके, चुनने के तरीके, चूज करने के तरीके। ठीक है, अगर मैंने दो एलिमेंट ABC, 3 एलिमेंट्स हैं, इनमें मेरे को 2 एलिमेंट को चूज करना है, तो मैं A और B को चूज कर सकता हूँ, B एंड C को चूज कर सकता हूँ, A एंड C को चूज कर सकता हूँ। बस देयर आर ओनली 3 वेज। क्या मैंने A और B को चूज किया या B और A को चूज किया, ये दोनों डिफरेंट है? नहीं, ये दोनों सेम है। चाहे आप A एंड B कहें या B एंड A, इन चॉइस, इन सिलेक्शन, इन कॉम्बिनेशन, दे बोथ मीन्स द सेम। BC कहें या CB, इट मीन्स द सेम। आप BC लिखो या CB, चॉइस में ये एक ही माना जाएगा, कॉम्बिनेशन में एक माना जाएगा, परम्यूटेशन में अलग अलग होगा। इसी तरह से AC कहो या CA, एक ही बात है। तो इसका मतलब परम्यूटेशन कितने बनेंगे 2 एलिमेंट के, 6, 3 में से, लेकिन कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3। हम इसको प्रूव करेंगे। जैसे अगर 3 में ही प्रूव करके दिखा दूं मैं आपको, तो देखो, मान लो लेट देयर आर x कॉम्बिनेशंस। मान लो कि x तरीकों से हम 2 एलिमेंट को
क्या कर सकते हैं, इन 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में से ABC 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, N3 हो गया, R 2 ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करना चाहते हैं। एक बार मैं इसमें समझाता हूँ फिर प्रूफ करके दिखाऊंगा, इसमें समझ में आया तो प्रूफ भी आ जाएगा। सो लेट देयर आर X कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ गिवन 3 ABC डिस्टिंक्ट है। नाउ व्हाट वी डू, अगर X कॉम्बिनेशंस हैं तो हमें पता है हर एक कॉम्बिनेशन, एवरी कॉम्बिनेशन को मैं 2 तरह से क्या कर सकता हूं, अरेंज। तो अगर x नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है तो उनकी अरेंजमेंट कितनी होगी, x इंटू 2 फैक्टोरियल y। एक x कॉम्बिनेशन है, x कॉम्बिनेशंस, और कितने कर रहे हैं अरेंज, 2। तो हर एक कॉम्बिनेशन में कितने होंगे, 2 लेटर होंगे, उनको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि उनकी अरेंजमेंट होगी 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होनी चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, 3p2। 3 में से 2 को अरेंज करना है, 3p2। ये भी टोटल अरेंजमेंट है, ये भी टोटल, दे हैव टू बी इक्वल। यहां से आप x निकाल सकते हो विच इज 3p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स यहीं से अगर आप देखो तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही आपका फॉर्मूला है। अब n और r क्या है इसमें, n3 है और r2 है, तो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मैंने जस्ट एक तरीके से इस तरह से समझाया है, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा फॉर्मली। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो कितना आया 3। अब ये 3 आने का मतलब वही है AB BC और AC, 3 चॉइसेस होगी। बेसिकली हमने 2 से इसलिए डिवाइड किया, 6 था यहाँ पर, 6 को 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हर बार जब भी जो अरेंजमेंट, जो ये कॉम्बिनेशन है वो जब अरेंज होगा वो हमारे लिए अरेंजमेंट इररेलेवेंट है, तो उस अरेंजमेंट को स्टॉप करने के लिए हमने डिवाइड किया। जैसे AB और BA दोनों काउंट होंगे बट हमें एक बार काउंट करना है तो 2 से डिवाइड कर लिया। अब जो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट है वो AB BA BC CB और AC CA 6 अरेंजमेंट है, हर 2 का एक पेयर बन रहा है, लेकिन वो चॉइस में तो एक ही है। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं तो 6 को डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन 3 है, तो वो 2 को 1 मान लिया हमने, उसके लिए हमने डिवाइड करा। अब इसको फॉर्मली हम प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ यही है, तो प्रूफ करते हैं। तो ये आप नोट कर लेना, मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ और प्रूफ करते हैं आगे। प्रूफ, आउट ऑफ n distinct objects are objects can be permute or arrange where repetition is not allowed. It is given in the question. Objects cannot be repeated. So out of n distinct object, R object can be arranged in NPR ways, that is n factorial over n minus r factorial ways. Now further let there are, मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज एंड देन वी अरेंज। परम्यूटेशन में चूजिंग भी होता है और अरेंजिंग भी हो जाता है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा परम्यूटेशन ग्रेटर और इक्वल होंगे कॉम्बिनेशन के, अरेंजमेंट ज़्यादा होती हैं सिलेक्शन से, क्योंकि सिलेक्शन करना सिर्फ सिलेक्ट ही करना है, लेकिन अरेंज करना उनको प्रॉपरली अरेंज करना, मीन्स कौन सा ऑर्डर किसके लिए क्या फिक्स है, वो ऑर्डर चेंज करते ही आपकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है। जैसे एक बात देखो, इंडिया का स्क्वाड हुआ, इंडिया स्क्वाड, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है मान लो, और इंडिया की जो टीम है उसका जो स्क्वाड है वो उसमें 15 प्लेयर्स हैं, खेलते कितने हैं टीम में, 11, कितने हैं 15। आपको इस 15 में से 11 प्लेयर क्या करने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे जो उस दिन ग्राउंड में खेलेंगे, राइट। तो अब 15 में से कौन से 11 खेलेंगे, 15C11, दैट मीन्स 15 में से 11 को चॉइस करना है। ये आएंगे नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज इन विच 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर को हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, राइट। ये जितने भी काउंटिंग में आएंगे उतने अलग अलग नंबर हैं, उतने अलग अलग तरीके हैं कि जिनमें आप इस प्लेयर को चूज ना करके इसको चूज कर सकते हो, या इसको ना करके इसको कर सकते हो, इतने अलग अलग तरीके हैं। यहां पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है, क्यों भाई, जो 11 प्लेयर हैं वो वही खेलेंगे, उनके नाम आगे पीछे लेने से या उनको आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खेलेंगे तो वही 11 जो हमने चूज करे हैं। तो यहां पर चॉइस काम करेगी, यानी कि यहां पर सी काम करेगा। अब यही 11 प्लेयर में एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है। अब कैप्टन या वाइस कैप्टन जैसी भी फील्ड सजाएगा कि
स्क्वायर पे यहाँ पर और लेग साइड पे ये खड़ा होगा, विकेट कीपर ये बनेगा, बॉलिंग ये करेगा, इस टाइप से जितने भी वो 11 प्लेयर हैं उनको ग्राउंड में जहाँ पर भी वो सेट करेगा वो एक अरेंजमेंट होगी। कितनी अरेंजमेंट बना सकता है वो? 11p11 बना सकता है, मतलब 11 फैक्टोरियल, यानी हर एक प्लेयर की जगह कहीं और पर वो अरेंज कर दे। तो 11 है, 11 में से 11 ही क्या कर देगा, वो अरेंज कर देगा। यहां पर अरेंजमेंट मैटर करती है कि वो किस ऑर्डर में उनको खड़ा कर रहा है, और अगर वो अलग जगह खड़ा करता है या प्लेयर बदल देता है तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। यहां पर अरेंजमेंट काम करेगी, यहां पर अरेंजमेंट काम नहीं करेगी, और यहां पर सिलेक्शन काम नहीं करेगी। अगर 11 से 11 करेंगे मीन्स वो कहीं भी खड़े हो जाए तो ऐसे तो गेम नहीं चलेगी, उसको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ही सेट करना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आया प्रैक्टिकली कि हम कहां पर अरेंजमेंट को और कहां पर कॉम्बिनेशन को सोचेंगे और कहां पर अप्लाई करेंगे। जहां पर हमें टीम सिलेक्ट करनी हो, कमेटी फॉर्म करनी हो, वहां पर सिलेक्ट करते हैं। जहां पर हमें उनके आगे पीछे होने से, उनका ऑर्डर बदलने से मैटर करता है, इस बात से फर्क पड़ता है, उनका ऑर्डर चेंज होने से सिचुएशन बदल जाती है, वहां पर हम अरेंजमेंट यूज करते हैं। ठीक, और अरेंजमेंट बिना चॉइस के, बिना सिलेक्शन के कभी नहीं हो सकती, यानी परम्यूटेशन में hमेशा पहले सिलेक्शन होता है और फिर उनको अरेंज किया जाता है। सो परम्यूटेशन हमेशा कॉम्बिनेशन से ज्यादा होंगे या इक्वल टू होंगे। लेट देयर आर x कॉम्बिनेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट्स ईच, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन में r ऑब्जेक्ट रखी है मैंने, और कितने कॉम्बिनेशंस हैं ऐसे, अलग अलग x कॉम्बिनेशंस हैं। लेट देयर आर x कॉम्बिनेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट ईच, देयरफॉर x combinations, every combination can be arranged in r factorial ways, because एक combination में r ऑब्जेक्ट है, तो हर एक combination को आप r फैक्टोरियल वेज से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो x कॉम्बिनेशन को कितने से अरेंज करेंगे, x इंटू आर फैक्टोरियल, दैट इज बाय FPC, दिस इज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो आसान तरीके से बताता हूँ। जैसे मैंने A B C D, ये कितने ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट हो गए, N4 हो गया। मुझे इनमें से 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो बेसिकली मैं 4p3 कर दूंगा, वो तो यहां पर हो गया। अब मैं इनको अरेंज अलग तरीके से करता हूं। अब मैं कहता हूं पहले मैं 3 चूज कर लूंगा और फिर उनको अरेंज करूंगा। बात तो वही है, डायरेक्ट अरेंज करो या चूज करके अरेंज कर दो। मैंने कहा 3 मैं चूज कर लेता हूं। मान लो मुझे पता नहीं है कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें मैं चूज कर सकता हूं। मान लो मेरे पास x वेज है, तो मैं x तरीकों से इन 3 ऑब्जेक्ट को चूज कर सकता हूं। कोई भी 3 हो सकते हैं, ABC, BCD, ACD या ADB, कुछ भी 3 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लो कितने वेज हैं, x वेज हैं। अब जो x है उसमें कितने हैं, 3 ऑब्जेक्ट वाले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, और x कॉम्बिनेशन है उसका, इस x का हर एक कॉम्बिनेशन, उसमें 3 ऑब्जेक्ट है और 3 ऑब्जेक्ट है तो वो 3 फैक्टोरियल से आगे पीछे हो सकता है। मान लो x में ABC है, तो ABC को आप 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। ABC ऐसे लिखो, या ACB लिखो, या BCA लिखो। बेसिकली 3 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर सकते हो, तो हर एक को 3 फैक्टोरियल से कर सकते हो, तो x को भी 3 फैक्टोरियल से कर सकते हो, क्योंकि x तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है। अब ये चीज मैंने अरेंजमेंट ही तो करा, देखो पहले चूज करा और फिर मल्टीप्लाइड बाय उनके अरेंजमेंट से, तो बेसिकली टोटल अरेंज हो गए। अब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो वही मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 choose and arrange or direct arrange, we have the same thing. So therefore n factorial over n minus r factorial, that is npr equal to x into r factorial। बस यही बात आपने सीखनी है कि जो x है वो किसके इक्वल आया, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। तो इतना सा फर्क आया कॉम्बिनेशन में। एक तो देखो कॉम्बिनेशन लगेगा कहाँ, जहां हमें सिलेक्ट करना हो, कमेटी फॉर्म करनी हो, चॉइस करना हो, जहां पर ए बी और बी ए से मैटर नहीं करता। ठीक, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल परम्यूटेशन में करते थे, बस यहाँ पर एक r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है। और ये जो x है, इसी x को बोलेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसको हम दिखाते हैं किस सिंबल से, NCR से, या फिर हम CNR इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। CN, मतलब कंबाइन करना, चूज करना, सिलेक्ट करना r ऑब्जेक्ट को n में से, NCR। तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, NPR और NCR, इन दोनों में रिलेशन भी पढ़ लिया हमने कि जो NPR है वो किसके इक्वल है, NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब NCR कैसे निकलेगा, R फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा, और NPR का फॉर्मूला यही है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस R फैक्टोरियल मल्टी डिवाइड में क्या आ जाएगा, R फैक्टोरियल। तो ये आपका NCR का फॉर्मूला डराइव हो गया, दैट इज हेंस प्रूफ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। तो ये आप अच्छे से नोट कर सकते हो, और ना समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, बट मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया और ऐसे भी समझा दिया। नाउ लेट अस प्रोसीड, और अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं।
तो एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी से फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं लिखवाई मैंने आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन एक साथ आप नोट कर लेना। फर्स्ट, NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। दूसरी बात, NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल, R इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n। अब NC 0 निकालना या NC n निकाल लेना, ये 1 आएगा, खुद से निकालना इसमें R को 0 या n डालकर। NCR इक्वल टू होता है NC n माइनस R के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं इस फॉर्मूले को। और इसी तरह से एक पास्कल रूल होता है, तो पास्कल रूल इज, अब बाइनोमियल थ्योरम तो आप किस सिलेबस में अभी इस बार नहीं है, तो बाइनोमियल थ्योरम में और क्लियर बता देता, बट चलो पास्कल रूल होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 CR। सिक्स्थ, NCR इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू n/2 इन केस n इज इवन। अगर n इवन है तो R की वैल्यू n/2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, और इन केस n इज ओड, अगर n ओड है तो n प्लस 1/2 पर भी अटेन करता है और n माइनस 1/2 पर भी सेम वैल्यू अटेन करता है, दोनों पर ही मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, वैसे इतना डीप में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी से आपका काम चल जाएगा। स्टिल एक और लिखवा देता हूँ, चलो NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R, मोर देन सफिशिएंट है। मेरे को सिर्फ मेन प्रॉपर्टी जो है ना, ये फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आपको इस तरह से ये समझानी है, क्योंकि ये यूज़ होगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, बाकी आप ऐसे देख ही सकते हो, पर फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, प्रूव करने के लिए आप खुद देख सकते हो, मैं फोर्थ और फिफ्थ प्रूव करा रहा हूँ। देखो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, देखो ये NCR का फॉर्मूला। अब NCn माइनस R के इक्वल क्यों, NCn माइनस R n इसके इक्वल क्यों, देखो इसका एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n प्लस R। समझ में आया क्या किया मैंने, इसमें से इसको ही तो माइनस करते हैं, n में से R माइनस करते हैं। अब R की जगह n माइनस R है, तो n में से n माइनस और इस साइन चेंज हो गया प्लस R इंटू जो नीचे है पैरों में यानी कि सबस्क्रिप्ट, उसका फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, क्या बचा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल। तो ये और ये दोनों सेम आ गए, अब सेम आए तो ये दोनों इक्वल, दैट्स इट, दे आर इक्वल, वहाँ से आ गया। अच्छा, अब यहाँ से इसको प्रूव करना है तो सिमिलरली आप इन दोनों को ऐड कर लेना और इसके इक्वल प्रूव कर देना, हो जाएगा। उसको भी राइट साइड को भी ओपन कर लेना। एक और बता देता हूँ, सेवंथ के बाद एट्थ प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ, आप ये सभी नोट कर लेना। इफ़ NCR इज इक्वल टू NCQ, तो दो बातें होंगी, या तो R Q के इक्वल होगा और या फिर R प्लस Q N के इक्वल होगा। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो मैंने कहा है कि NCR NCQ के इक्वल है, तो एक बात तो ये दोनों R और Q इक्वल हो सकते हैं, एक कंडीशन तो। दूसरी कंडीशन ना हो तो आपको पता है NCQ NCN माइनस Q के इक्वल है। इस फॉर्मूले से NCQ NCN माइनस Q, जो भी यहाँ लिखे इस ऊपर वाले में से इसको माइनस करके आप लिखोगे, सेम आंसर आएगा। ठीक, तो इसके इक्वल है। अब ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होने से R N माइनस Q के इक्वल हुआ, तो इसका मतलब R प्लस Q का सम कितना आ गया, N आ गया, राइट। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, एक बात और, शॉर्टकट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। शॉर्टकट टू इवेल्युएट NPR एंड NCR और NPR को शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लो मुझे निकालना है 7P3 7C3, ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करो, जो यहाँ नंबर लिखा है 7, उसको जो यहाँ लिखा उतनी बार खोलोगे। 7 को कितनी बार खोलोगे, 3 बार। एक तो 7 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 6 5 30, 7 210, दैट्स इट। इसमें भी करना वही है, 3 बार खोलोगे, 7 6 5, बट डिवाइड में क्या करोगे, इस 3 को भी 3 बार खोलोगे, 3 2 1, 3 2 6, 7 5 35। ये शॉर्टकट है। अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालोगे तो भी यही आएगा। कैसे, देखो 7C3 को मैं फॉर्मूले से निकालता हूँ, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा। अब 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, इसलिए लिखा था ताकि कट जाए, और 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान से देखो 7 6 5 बाई 3 2 1, वही चीज़ मैंने आपको डायरेक्टली यहीं तक पहुँचा दिया बिना कैंसिल कराए। तो 7 5 35,
तो यानी कि आगे से हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट ना अप्लाई करके हम सीधा सीधा क्या करेंगे, शॉर्टकट जितनी बार ये लिखा जितनी बार ये लिखा। अब जैसे 8C1 है तो कितनी बार लिखोगे, 8, बस सिंगल 8 आंसर आ गया। 8P1 होता तो भी यही आंसर आता 8। अब 7 मान लो 6P2 है तो परम्यूटेशन में तो 6 5 का आंसर आएगा 30, लेकिन कॉम्बिनेशन में 6C2 है तो 6 × 5 / 2 × 1 तो आंसर आएगा 15। यानी कि ध्यान रखना नीचे जो लिखा है उसको भी 1 तक लेकर जाना है। जितने फैक्टर ऊपर आएंगे उतने फैक्टर नीचे आएंगे। कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है लेकिन परम्यूटेशन में नहीं होगा। ठीक, अब फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करना, किसी को भी सारे ठीक आएंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.4। ये प्रॉपर्टीज आप नोट कर लो। नाउ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है NC8 इज इक्वल टू NC2 इफ NC8 इक्वल टू NC2। आपको क्लियरली दिख रहा है 8 और 2 इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि जो ये n है ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम, n मस्ट बी इक्वल टू 10। कैसे आया ये, देखो ऐसे भी समझ लो, NC8 को इज इक्वल टू NCn-8 लिख सकता हूँ ना, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। अब इसकी वैल्यू ये यहाँ पुट करो, क्या बना, NCn-8 इज इक्वल टू NC2। दोनों n इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसका मतलब n-8 2 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू 2 + 8 कितनी आई, 10। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। सो n इज इक्वल टू 10। अब NC2 निकालना हमने, दैट मीन्स क्या निकलेगा, n 10 है, 10C2 को कैसे सॉल्व करोगे, 10 × 9 2 × 1 2 5 आंसर इज 9 5 45, दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन n इफ n फाइंड करना है हमने, इफ फर्स्ट पार्ट इज 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1, ये दिया हुआ है। 12:1 का मतलब 12/1, इसका मतलब 2NC3 डिवाइडेड बाय NC3। अब आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1, और इसके डिवाइड में ये वाला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 2n नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो 2n से नेक्स्ट क्या खुलेगा, 2n - 1। इसका ये मतलब नहीं है कि अलग अलग होगा, ठीक है, 2n इकट्ठा है, तो 2n - 1 2n - 2 और नेक्स्ट 2n - 3 फैक्टोरियल, और ये भी 3 है, 2n - 3 फैक्टोरियल दोनों आपस में कैंसिल हो गए, लिखने की नीड नहीं है। ऐसे ही n - 1 n - 2 n - 3 फैक्टोरियल और ये भी कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 12/1। n से n कैंसिल, ये 2 कितने पे हुआ, 6 पे। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे, n - 1 बचा, 2 कॉमन निकाला, 2 कितने पे कैंसिल हुआ, 3 पर। n - 1 से n - 1 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, 2n - 1 डिवाइडेड बाय n - 2 इज इक्वल टू 3/1, ये बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2n - 1 इज इक्वल टू 3n - 6, ये 2n माइनस हुआ तो n बचा, ये 6 यहाँ आया तो 6 - 1 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 5 इज योर आंसर। ठीक, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 5 2 10, C3 को डिवाइड करोगे 5C3 से तो आपका आंसर आएगा 10 9 8 अपॉन में 3 2 1, इसी तरह से 5 4 3 और नीचे 3 2 1, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, 5 2 4 2 3 3 तो 2 2 4 3 12/1, तो 12/1 ही रेशो आ रही है। इसका सेकंड पार्ट होमवर्क फॉर यू, खुद करना, इजीली कर लोगे, जैसे फर्स्ट पार्ट किया मैंने वैसे ही सेकंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आ गई, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं, तो क्या ये सभी पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे? ऑब्वियसली सर्कल पे हर एक पॉइंट जब आप ड्रॉ करते हो सर्कल है वो, ठीक है, लाइन नहीं है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3, P4, ऐसे कितने पॉइंट हैं, 21 पॉइंट्स हैं ऐसे सर्कल के ऊपर। अब दो पॉइंटों को ज्वाइन करोगे, दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितनी कोड्स बना सकते हो, जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दो अरेंजमेंट, दो सिलेक्शन, जितने 21 पॉइंट में से अगर हम कभी भी, जैसे 21 पॉइंट्स हैं, इन 21 पॉइंट्स में से हम दो पॉइंट को चूज करें, उनसे एक लाइन बन जाएगी, दैट इज कोड बन जाएगी उनसे।
तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 21 पॉइंट्स के, जिनमें हम दो दो पॉइंट को चूज कर रहे हैं, उतनी ही नंबर ऑफ कोड्स बनेंगी, क्योंकि हर बार हम 2 पॉइंट को लेंगे तो वो अलग अलग होंगे और उनसे एक कोड बन जाएगी, चाहे कोई भी 2 पॉइंट हो, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ कोड्स, since a code is drawn through 2 points, therefore total number of codes can be possible is equal to 21C2, which is 21 into 20 divided by 2 into 1 शॉर्टकट। तो कितना आंसर आया 210। तो नंबर ऑफ कोड्स कितनी बनेंगी 210 कोड्स बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड आ गया, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ टीम ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हमें गिवन है, इसमें से हमें एक टीम बनानी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की। तो टोटल नंबर ऑफ सच टीम्स, कितनी टीम्स ऐसी बन सकती हैं, कितनी टीम्स पॉसिबल हैं, या सिलेक्शन के कितने तरीके हैं, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू सिलेक्ट फॉर 3 boys and 3 girls out of 5 boys and 4 girls given. So 3 boys can be selected from 5 boys, obviously 5 choose 3 यानी 5C3, 5 में से 3 आपको क्या करने हैं, चूज करने हैं। बॉयज हैं 3 बॉयज चाहिए, 5 में से 3 चूज कर लो, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, 3 गर्ल्स चाहिए 4 हैं, तो 4 में से 3 को चूज कर लो। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कमिटीज बन जाएंगी या टीम्स बन जाएंगी, 5 4 3 डिवाइड बाय 3 2 1। अभी सिखाया था शॉर्टकट 4C, आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हो इससे, तब भी सेम आंसर आएगा। 4 3 2 नीचे 3 2 1, 3 2 3 2 3 2 3, ये 2, 5 2 10 इंटू 4। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी बनी 40। तो 40 वेज से आप इनको क्या कर सकते हो, टीम्स को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी पैटर्न में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। आपको 9 बॉल्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यानी कि चूज करना है, या कॉम्बिनेशन फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, जबकि हमें 6 रेड बॉल दे रखी हैं, फिर 5 वाइट बॉल दे रखी हैं हमें, और 5 ब्लू बॉल्स दे रखी हैं। अब 9 बॉल्स आपको सिलेक्ट करनी है, टोटल को ऐड कर लो, 16 बॉल्स में से 9 सिलेक्ट करनी है, तो 16C 9। बट क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी है, पढ़ लेते हैं। कंडीशन है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो हर बार 3 बॉल आनी चाहिए सेम कलर की, 3 कलर्स की, क्या बोला इसने, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 बॉल्स एक ही कलर की होनी चाहिए। अब 9 बॉल्स हैं तो 3 बॉल्स एक कलर की, 3 एक कलर की, 3 एक कलर की, तो ही पॉसिबल है। दैट मीन्स 6 में से आपको 3 बॉल्स लेनी पड़ेंगी, रेड आ जाएंगी, 5 में से 3 लेनी पड़ेंगी, वाइट आ जाएंगी, और 5 में से 3 ब्लू आ जाएंगी। तो 3 रेड 3 वाइट 3 ब्लू, हर एक कलर की 3 बॉल्स, ये पॉसिबल हो गया। तो 6 5 4 बाई 3 2 1 टोटल नंबर ऑफ वेज। मल्टीप्लाई क्यों किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपका वर्क तभी कंप्लीट होगा जब आप 9 की 9 बॉल सिलेक्ट करो। यहाँ पर 3 हुई, यहाँ पर 3 हुई, यहाँ पर 3 हुई, तो अभी वर्क प्रोसेस में है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज़ अंडरस्टूड। तो 5 4 3 3 2 1 5 4 3 3 2 1। सो आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए ये। 3 2 6 3 2 3, ये 10 हो गया, 3 2 ये भी 10 हो गया, 10 10 और ये 20। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए 2000। तो देर आर 2000 वेज इन विच यू कैन सिलेक्ट 9 बॉल्स ऑफ 3 कलर्स ईच अमंग 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 5 कार्ड के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बताने हैं। इफ इन ईच कॉम्बिनेशन देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, 1 एस होना चाहिए एग्जैक्टली ईच कॉम्बिनेशन में। अब देखो एस कितने होते हैं, हमें पता है प्लेइंग कार्ड्स में 4 एस होते हैं और 48 कार्ड्स अदर देन एस होते हैं। हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड। अब कोई भी कार्ड रिपीट नहीं करेंगे, अंडरस्टूड सी बात है, 5। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे 58। अब 52, तो n कितना हुआ 52, r कितना हुआ 5। बट इस 5 में हमेशा एक एस होना चाहिए, बाकी 4 अदर होंगे। अब कैसे कर सकते हो, सो टोटल रिक्वायर्ड वेज या टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू 4 में से तो एक ले लेना, अब बाकी कितने बचे 48, इनमें से कोई भी 4 ले लेना, टोटल कितने आ गए 5, दैट्स इट। तो 4
इसको सॉल्व कर लेना। 48C4 लिखा रहने दो या सॉल्व कर लेना। 48, 47, 46, 45 बाई 4, 3, 2, 1, 24, 4, 6 24, 6 से 8 पर कैंसिल कर लेना और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। तो इजी है कॉम्बिनेशन, बस आपको थोड़ा सोच समझ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम, कितने तरीकों से हम क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑफ 11 की करनी है फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है। कितने वेज से कर सकते हैं? 17 से 11, बट अब कंडीशन है, ठीक है। ये तो सिंपल आंसर हो गया, विद नो कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के 17 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम बनानी है, तो कितने तरीकों से आप बना सकते हो? 17 से 11 वेज से बना सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो ये 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, इनमें से 5 तो बॉलर है, ठीक बच्चों, 5 बॉलर्स है, तो 12 अदर देन बॉलर होंगे। और हमें क्या करना है, जो टीम बनानी है 11 की, उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। जो 11 की टीम बनानी है इसमें 4 बॉलर चाहिए हमें, तो बाकी 7 अदर चाहिए होंगे। तो क्या करो, 5 बॉलर में से कोई भी 4 बॉलर ले लो, एक बॉलर तो खाली होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी में से 12 में से कितने लेने पड़ेंगे? 7। तो आपके पास टोटल 11 की टीम बनेगी, इसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्क कैन बी डन इज इक्वल टू, फर्स्ट you select bowlers, so we have 5 bowlers, we have to select 4. So in how many ways you can select 4 bowlers out of 5? 5C4 ways into, because the work is not completed yet, it's in process. One way, the one process is to select bowlers and the other is to select others, so that to select total a team of 11. तो यहाँ 4 select किए तो total 7 और करेंगे तभी तो 11 बनेगा। अब हमारे पास 12 हैं और करने कितने हैं? 7, तो 12C7, तो 5C4 को आप इस फॉर्मूले से 5C was equal to 5C 5 minus 4, यानी कि 5C1 भी लिख सकते हो, और 12C7, तो 5C1 तो 5 ही होता है, तो आंसर कितना आया? 5 into 12C7, दैट इज योर आंसर। सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, तो अदरवाइज इतना ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास ये है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास बैग में? 11, ठीक। अब आगे कहते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड कैन बी सिलेक्टेड। 2 रेड एंड 3 ब्लैक कैन बी सिलेक्टेड, ये हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिनमें 2 ब्लैक और 3 रेड, 2 ब्लैक और 3 रेड कैन बी सिलेक्टेड। 5 ब्लैक में से 2 सिलेक्ट करेंगे, 5C2, और 6 रेड में से 3 सिलेक्ट करेंगे तो 6C3। ये आ गया टोटल वेज जिसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो। 5C2 सॉल्व करना 10 होता है और 6C3 होता है 20, तो आपका आंसर कितना आया? 200 वेज। आपने सॉल्व कर लेना, सिखा रखा है। 5 into 4 20 by 2 into 1 20 by 2 is 10, 6 5 4 3 2 1, 6 6 cancel, 5 4 is 20, so answer is 200. Let us do next and last question, question number 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। ठीक है, आपको 5 कोर्स का प्रोग्राम चूज करना है, तो R5 हो गया, 5 ऑब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं। कितने अवेलेबल हैं? टोटल 9 कोर्स अवेलेबल हैं, टोटल 9 है, जिनमें से क्वेश्चन कह रहा है 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स, यानी कि 9 में से 2 कोर्स ऐसे हैं जो बच्चे को लेने ही हैं, उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता, जो लेने ही है वो तो लेने ही है। तो बाकी कितने बचे? 7, तो 7 में से आपको कितने चूज करने पड़ेंगे? 5 थोड़ा करने हैं, 5 में से 2 तो आ ही गए ना। जब आपको 5 कोर्स लेने हैं और 9 अवेलेबल हैं, 9 में 2 तो लेने ही है कंपल्सरी, तो वो 5 में 2 तो आ ही गए। अब बाकी कितने एक्स्ट्रा हैं? 3, ये 2 फिक्स ही हो गए, ये तो आपको कुछ चॉइस नहीं करना क्योंकि ये तो लेने ही लेने हैं, कंपल्सरी है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल वेज होंगे 7C3। इतने तरीकों से आप चूज कर सकते हो। इट इज 7 6 5 3 2 1, तो योर आंसर इज नथिंग बट 35 वेज। तो 35 वेज में आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस बिल्कुल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मिक्स क्वेश्चंस है, इजी से ही है, और आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज हमारा ये चैप्टर जो 7 है ये कंप्लीट